हेलो एवरीवन, सिविल स्टेप के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम अपने स्थापना सीरीज के अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी का यह 21st लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर अब तक आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इन लेक्चर की मदद से आप प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी की तैयारी काफी आसानी से कर पाएंगे और काफी सरलता से उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। इन क्वेश्चंस को अगर आप क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट civilstep.com पे विजिट करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना वहां स्कोर भी देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आपका पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 1996 में यह सवाल पूछा गया है, ओल्ड सवाल है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ए ऑप्शन है, is free to choose his minister only from among those who are members of either house of parliament. B option है, can choose his cabinet colleagues after due counseling by president of India in this regard. C option है, has full discretion in the choice of person who are to serve as minister in his cabinet. D option है, has only limited power in the choice of his cabinet colleagues because of discretionary powers vested with the president of India. आपको बताना है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपना जो मिनिस्टर होगा वो कैसे चुनेंगे। जो पहला ऑप्शन है वो गलत है। वो गलत इसलिए है बिकॉज यहां ओनली लगा हुआ है। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो भी मिनिस्टर बनेंगे वो किसी हाउस के मेंबर हो ही। वो बिना हाउस के मेंबर हुए भी मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे किसी भी हाउस का मेंबर बनना होता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। जो सेकंड है, कैन चूज हिज कैबिनेट कलीग आफ्टर ड्यू काउंसलिंग बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को फुल डिस्क्रिप्शन है, वो किसी को भी कैबिनेट मिनिस्टर चुन सकते हैं और प्रेसिडेंट उन्हें बस अपॉइंट करते हैं। तो यह भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। जो सी ऑप्शन है यह बिल्कुल सही है। प्राइम मिनिस्टर के पास फुल डिस्क्रिप्शन है उनके अपना कलीग चुनने का। जो डी ऑप्शन है यह भी गलत है बिकॉज कैबिनेट कलीग जो है वो प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर का पावर है कि किसे वह चुनेंगे नहीं चुनेंगे। तो यह भी आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। इस तरह से आपका आंसर है सी। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं। इन्हें डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। प्रेसिडेंट स्टेट के हेड होते हैं और प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के हेड होते हैं। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेके प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर है उसे देखते हैं। इनके अपॉइंटमेंट के लिए जो रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को वो प्राइम मिनिस्टर देते हैं और बिना इसके रिकमेंडेशन के प्रेसिडेंट किसी को भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं अपॉइंट कर सकते हैं। जिन्हें प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, जिन्हें वो रिकमेंड करेंगे, प्रेसिडेंट सिर्फ उन्हें ही अपॉइंट कर सकते हैं। तो एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनके पोर्टफोलियो भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा डिसाइड किया जाता है। उनके पोर्टफोलियो को रिसफल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ वह किसी भी मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए कह सकते हैं। प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि किसी मिनिस्टर को डिसमिस करें। तो काफी ज्यादा पावर होल्ड करते हैं वो। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है उसे प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, इसके डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं और जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करते हैं उनको यह डायरेक्शन देते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, उनके पूरे एक्शन को कोऑर्डिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इन सारे फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। और कोई भी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जो है वह बिना इनकी अनुमति के रिजाइन नहीं कर सकता है। वह जब यह रिजाइन करते हैं तो पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने आप खत्म हो जाता है, डिसॉल्व होता है। तो यह भी ध्यान रखना है कि प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन करते हैं या उनका डेथ हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर कोई एक मिनिस्टर रिजाइन करता है तो प्राइम मिनिस्टर उसे फिल कर सकते हैं, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उससे नहीं खत्म होता है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सारे पॉइंट को आप ध्यान रखिए, कहीं से भी यूपीएससी सवाल बना सकती है। आपका अगला सवाल है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज हर अपॉइंटमेंट। 2012 में यह सवाल पूछा गया है। आपका ऑप्शन ए है, नीड नॉट नेसेसरली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज विद इन 6 months. बी ऑप्शन है, नीड नॉट नेसेसरली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा विद इन 6 months. सी ऑप्शन है, मस्ट बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। डी ऑप्शन है, मस्ट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। आपको यह बताना है कि प्राइम मिनिस्टर का जब अपॉइंटमेंट होता है तो क्या यह जरूरी है कि वह लोकसभा के मेंबर हो। डी ऑप्शन में यह कहा गया है, यह गलत है, यह जरूरी नहीं है। क्या यह जरूरी है कि वह किसी हाउस के मेंबर होने ही चाहिए? नहीं, यह भी जरूरी नहीं है। तो यह भी गलत है। जो बी ऑप्शन है
कि वह किसी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए, लेकिन 6 मंथ के अंदर वो लोकसभा के मेंबर बन जाने चाहिए। यह भी गलत है। वह 6 मंथ के अंदर किसी भी हाउस के मेंबर बन सकते हैं अगर वह अपॉइंटमेंट के समय किसी हाउस के मेंबर नहीं है। तो जो ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप समझे कि प्राइम मिनिस्टर की जब नियुक्ति होती है तो ये जरूरी नहीं है कि किसी हाउस के वो मेंबर हों, लेकिन अगले 6 महीने के अंदर उन्हें किसी न किसी हाउस का मेंबरशिप लेना होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आपको ध्यान रखना है। आपका आंसर है ए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के नियुक्ति को लेकर कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर मेंशन नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 में यह कहा गया है कि प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त किया जाएगा। तो इसे आपको ध्यान रखना है, यह काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रेसिडेंट फ्री है कि वह किन्हें भी प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो भी लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी होती है उसके लीडर को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करते हैं। अगर किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं आती है तब प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन है, वह जिन्हें चाहे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसे आपको ध्यान रखना है। जनरली वह जो लार्जेस्ट पार्टी होती है या जो कोलिजन गवर्नमेंट में लार्जेस्ट पार्टी होती है उन्हें वो प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करते हैं, उनके लीडर को। तो ये भी आप ध्यान रखिए। और उनसे कहा जाता है कि 1 महीने के अंदर लोकसभा में वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाएं, तभी वो प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आपको ध्यान रखना है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा वह किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है। अगर वह हाउस का मेंबर नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसे किसी भी हाउस का मेंबरशिप लेना होता है। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। 3 बार ऐसे केसेज हुए हैं जब जो प्राइम मिनिस्टर थे वो लोकसभा के मेंबर नहीं थे, राज्यसभा के थे। इंदिरा गांधी के केस में हुआ था जब वो 1966 में प्राइम मिनिस्टर बनी थी, फिर एच.डी. देवगौड़ा जब 1996 में बने थे, और जब मनमोहन सिंह 2004 में बने थे, ये लोग राज्यसभा के मेंबर थे। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपका अगला सवाल है, इन इंडिया हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल। 2009 में यह सवाल पूछा गया था कि नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं। यह बॉडी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ऐसे और भी बॉडीज हैं जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसे आपको ध्यान रखना है, बिकॉज यूपीएससी ऐसे सवाल रिपीट कर सकती है। ऐसे और बॉडीज को हम देखते हैं। ये लिस्ट दी गई है जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, उसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते थे। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेशनल कमीशन फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के प्रेसिडेंट जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बॉडीज को आप ध्यान रखें। यूपीएससी इनमें से किसी भी बॉडी को उठा के आपसे सवाल पूछ सकती है और आप कंफ्यूज हो सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर के कुछ और फंक्शन को देखते हैं। फॉरेन पॉलिसी को शेप देने में प्राइम मिनिस्टर काफी सिग्निफिकेंट रोल निभाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा यूपीएससी स्टेटमेंट बना सकती है कि क्या प्राइम मिनिस्टर फॉरेन पॉलिसी को शेप देने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं या नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये चीफ स्पोक्समैन होते हैं, इनकी बात काफी महत्व रखती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेके। साथ ही साथ इमरजेंसी के समय ये क्राइसिस मैनेजर की तरह काम करते हैं पॉलिटिकल लेवल पे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। एज ए प्राइम मिनिस्टर और वो नेशन के लीडर होने के नाते बहुत सारे सेक्शन के लोगों से मिलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। जो पार्टी पावर में होती है उसके वो लीडर होते हैं, वो सर्विस के पॉलिटिकल हेड होते हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट में सवाल बनाए जा सकते हैं, जो भी लाइन यहाँ लिखा गया है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। आपका अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंक्शंस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरिएट। 2014 में यह सवाल पूछा गया है कैबिनेट सेक्रेटरिएट के फंक्शन से रिलेटेड। आपका स्टेटमेंट 1 है प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग्स। स्टेटमेंट 2 है सेक्रेटरिएट असिस्टेंट टू कैबिनेट कमिटीज। स्टेटमेंट 3 है एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू मिनिस्ट्रीज। आपका ऑप्शन ए है 1 ओनली, बी है 2 and 3 ओनली, सी है 1 and 2 ओनली एंड डी है 1,
2 एंड 3। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा जो फंक्शन है कैबिनेट सेक्रेटरीट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जो पहला है वह बिल्कुल सही है, यह कैबिनेट मीटिंग्स के एजेंडा को प्रिपेयर करते हैं। जो सेकंड है यह भी सही है, यह कैबिनेट कमिटीज को सेक्रेटरीट असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो तीसरा है यह गलत है, यह किसी भी तरह का फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एलोकेशन नहीं करते हैं मिनिस्ट्रीज के लिए। तो इस तरह से आपका आंसर होता है 1 एंड 2 ओनली, सी। कैबिनेट सेक्रेटरीट के डिटेल को समझते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरीट के डिटेल को समझते हैं। यह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर काम करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी मिनिस्ट्री के अंदर काम नहीं करता है, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर काम करता है। इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, और यह सिविल सर्विसेज बोर्ड के एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं। यह भी काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। कैबिनेट सेक्रेटरीट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 है उसके अंदर 2 फंक्शन दिए गए हैं, सेक्रेटरियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना कैबिनेट कमेटी को और कैबिनेट को, साथ ही साथ रूल्स ऑफ बिजनेस पे भी काम करने का उनको अधिकार दिया गया है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961 के अंतर्गत और एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के अंतर्गत कि गवर्नमेंट के बिजनेसेस को स्मूथ बनाया जाए, गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट के बिजनेस को आसान किया जाए। साथ ही साथ यह गवर्नमेंट को डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करते हैं, इंटरल मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन करते हैं, और किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट चलता है तो उसे रिजॉल्व करते हैं और स्मूथ फंक्शनिंग कराते हैं ये सारे मिनिस्ट्रीज का। तो इसे आपको ध्यान रखना है। ये कंसेंसस बिल्ड भी करते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर किसी पॉलिसी को लेके। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो मिनिस्ट्रीज और कमिटीज हैं उनकी जो भी मीटिंग होती है वो यही इन्फॉर्म करते हैं सबको प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पे कि किस मिनिस्ट्री की मीटिंग कब होगी, किस कमेटी की मीटिंग कब होगी। प्राइम मिनिस्टर इन्हें इन्फॉर्म करते हैं और ये सारे मिनिस्ट्रीज को इन्फॉर्म करते हैं। उन मीटिंग के लिए एजेंडा यही तय करते हैं और सबको सर्कुलेट भी करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जो भी डिस्कशन होते हैं उनको रिकॉर्ड कीपिंग यही करते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग का काम है, डिस्कशन को ये रखते हैं और सबको फिर सर्कुलेट भी करते हैं। जो भी डिसीजन लिया जाता है, जो भी डिसीजन लिया जाता है वो ढंग से इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं वो भी यही ट्रैक करते हैं। कैबिनेट कमिटीज के हर एक चीज़ों का मॉनिटरिंग यही करते हैं। तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आपको ध्यान रखना है। लेकिन इन सब के लिए इनके पास प्राइम मिनिस्टर का अप्रूवल होता है, प्राइम मिनिस्टर इन्हें पावर दे रखे होते हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना है। कैबिनेट सेक्रेटरीट कस्टोडियन होता है कैबिनेट मीटिंग के पेपर्स का। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी आपसे सवाल पूछ सकती है इस पॉइंट पे स्टेटमेंट बना करके। तो इन सारे पॉइंट को आप ध्यान रखें, कभी भी यूपीएससी इन कॉन्सेप्ट्स को रिपीट कर सकती है। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ये जो टॉपिक है कैबिनेट सेक्रेटरीट का, इस पर अभी बहुत कम सवाल पूछा गया है, लेकिन पिछले 2-3 सालों में से सवाल पूछा जा रहा है। तो यूपीएससी हो सकता है कि इस साल भी सवाल रिपीट करे, कॉन्सेप्ट रिपीट करे। तो सबको आपको ध्यान रखना है। अभी जो आपने डिस्कस किया इसी पे यूपीएससी ने 2015 में एक सवाल पूछा है, इस सवाल को आप अटेम्प्ट कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर। हमने डिस्कस किया है प्रेसिडेंट के चैप्टर में कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन ऑफ इंडिया के वो प्रेसिडेंट के पास होते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर के पास। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है। जो सेकंड स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड। अभी हमने डिस्कस किया कि सिविल सर्विसेज बोर्ड के जो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। तो आपका ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो देखिए यूपीएससी कैसे अपने कॉन्सेप्ट रिपीट करती है, इसलिए आपको सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। कभी भी यूपीएससी इनको रिपीट कर सकती है। इसका आंसर है डी, नाइदर वन नॉट टू। आपका अगला सवाल है विथ रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2009 में यह पूछा गया है। आपका स्टेटमेंट 1 है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ऑल कैबिनेट मिनिस्ट्रीज शैल बी कंपल्सरी द सिटिंग मेंबर ऑफ लोकसभा ओनली। सेकेंड स्टेटमेंट है द यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरीट ऑपरेट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। आपको यह बताना है कि यूनियन गवर्नमेंट के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ये जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा के मेंबर हों, वो किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं। जब उनका अपॉइंटमेंट होता है तो यह भी जरूरी नहीं है कि वो किसी हाउस के मेंबर हों, लेकिन 6 महीने के अंदर उन्हें मेंबरशिप लेना होता है। इसे हमने डिस्कस किया है। तो आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। जो सेकंड स्टेटमेंट है इसे भी हमने डिस्कस किया है कि जो कैबिनेट सेक्रेटरीट होते हैं वो पीएमओ के अंदर काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर काम करते हैं, वह किसी भी
मिनिस्ट्री के अंदर काम नहीं करते हैं, तो आपका ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। इस तरह से आपका आंसर होता है डी, नाइदर वन नॉर टू। तो यूपीएससी अपने कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट करती है, मैं आपको बताता हूं, इसलिए इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको ध्यान से समझना है और दिमाग में रखना है। यूपीएससी इनको फिर रिपीट कर सकती है 2019 के पेपर में। आपका अगला सवाल है, 2013 में यह सवाल पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है, द यूनियन मिनिस्टर्स शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थर्ड स्टेटमेंट है, द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल्स ऑफ लेजिस्लेशन। आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपका ऑप्शन ए है 1 ओनली, बी है 2 and 3 ओनली, सी है 1 and 3 ओनली, एंड डी है 1, 2 and 3 ओनली। जो पहला स्टेटमेंट है यह गलत है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट के प्रति वह रिस्पॉन्सिबल हो, वह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो इसे आपको ध्यान रखना है, यह काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको पता चल गया कि पहला स्टेटमेंट गलत है तो आप ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर सकते हैं, सी को एलिमिनेट कर सकते हैं और डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यूपीएससी ऐसा गुगली बार बार देती है कि आपको सिर्फ अगर एक स्टेटमेंट पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि इस केस में है। अगर आपको सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट के बारे में कोई क्लू नहीं है फिर भी आप इस क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते थे। जो सेकेंड स्टेटमेंट है यह बिल्कुल सही है कि जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं प्रेसिडेंट के प्लेजर पे सर्व करते हैं और उनके प्लेजर पे ही ऑफिस होल्ड करते हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है। जो तीसरा स्टेटमेंट है यह भी बिल्कुल सही है कि किसी भी लेजिस्लेशन से रिलेटेड प्रपोजल प्रेसिडेंट को बताना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर को। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपका आंसर है बी, 2 and 3 ओनली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटिश पैटर्न पे अपनाया गया है, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है। वह रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के स्टेटस के बारे में बात करता है और आर्टिकल 75 उनके अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ओथ, सैलरीज, इन सब के बारे में बात करता है। आर्टिकल जो 74 है वह यह कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ प्राइम मिनिस्टर एट ए हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। मतलब यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट को उनका जो वर्क है परफॉर्म करने के लिए एडवाइस करता है और प्रेसिडेंट उनके एडवाइस के अकॉर्डिंग ही एक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट उनके एडवाइस को रिकंसीडर करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा उस एडवाइस को भेजते हैं तो प्रेसिडेंट को उन पर एक्ट करना होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी मिनिस्टर का एडवाइस होता है वह किसी भी कोर्ट में इंक्वायर नहीं किया जा सकता है, चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आर्टिकल 74 में दिए गए हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 के प्रोविजंस को समझते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे और जो अदर मिनिस्टर होंगे प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा उसका जो टोटल साइज होगा वो लोकसभा के मैक्सिमम 15% तक जा सकता है। मतलब लोकसभा का जो भी मेंबर है 555, उसके 15% तक ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज हो सकता है। और यह ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंतर्गत। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। अगर कोई पर्सन लोकसभा या राज्यसभा से डिस्क्वालीफाई होता है, पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई होता है, तो वह फिर मिनिस्टर भी नहीं अपॉइंट किया जा सकता है। इसे भी 91st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। जो मिनिस्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ऑफिस होल्ड करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये कलेक्टिवली लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पार्लियामेंट के लिए नहीं होते हैं, दोनों हाउस के लिए नहीं होते हैं। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आपको भूलना नहीं है। जो भी मिनिस्टर होते हैं उनको जो भी ओथ दिलाते हैं वो प्रेसिडेंट दिलाते हैं, उन्हें सेक्रेसी का ओथ दिलाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आपको ध्यान रखना है। अगर प्राइम मिनिस्टर किसी मिनिस्टर बनने के लिए प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं किसी व्यक्ति को और वह किसी भी सदन का मेंबर नहीं है, तो 6 महीने के अंदर उसे मेंबरशिप लेना होता है। यह भी इस आर्टिकल में है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। इनकी सैलरीज, इन्हें क्या अलाउंसेस मिलेंगे, ये सब पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट को ध्यान रखें जो भी आर्टिकल 75 में वर्णित है। किसी भी स्टेटमेंट से यूपीएससी सवाल उठा सकती है, सवाल बना सकती है। अभी जो हमने डिस्कस किया इस पे 2007 में एक सवाल पूछा गया है, आप इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए।
असर्शन दिया गया है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बोथ टू द लोकसभा एंड राज्यसभा। इसका रीजन दिया गया है द मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड द राज्यसभा आर एलिजिबल टू बी द मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। आपको यह बताना है कि इसका असर्शन और रीजन सही है, गलत है, क्या सही से एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहले असर्शन को देखते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो कलेक्टिवली सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमने अभी डिस्कस किया, वो राज्यसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तो आपका असर्शन ही गलत हो गया। अगर असर्शन गलत हो गया तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, डी। लेकिन जो इसका रीजन है वो बिल्कुल सही है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो मिनिस्टर बनने के लिए एलिजिबल हैं। सिर्फ एलिजिबिलिटी की बात हो रही है, आप ये ध्यान रखिए। और ऐसा भी नहीं कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ यही बन सकते हैं, क्योंकि बाकी कोई भी बन सकता है, बस उसे 6 महीने के अंदर मेंबरशिप लेना होता है। तो देखिए यूपीएससी वर्ड के साथ काफी प्ले करती है, आपको काफी सतर्क रहना है। ऐसे जो भी क्वेश्चन है आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, देखना है कि एग्जैक्टली यूपीएससी क्या पूछ रही है। तो आपका आंसर है डी। अभी हमने इस सवाल को डिस्कस किया है, आप इस सवाल को देखिए। Which one of the following constitutional amendment states that the total number of ministers, including the Prime Minister, in the Council of Ministers shall not exceed 15% of total number of members of Houses of the People? कहने का मतलब यह है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यह कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को मिला करके 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हाउस के मेंबर से। तो अभी हमने डिस्कस किया है, यह 91st अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अमेंडमेंट 2003 में हुआ था, इसे आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। यूपीएससी 2-3 बार इस पर सवाल पूछ चुकी है, आगे भी पूछ सकती है। आपका अगला सवाल है द रेजोल्यूशन ऑफ रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन। 2004 में यह पूछा गया है। ए है लोकसभा, बी है आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सी है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड डी है राज्यसभा एलोन। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास करके उन्हें रिमूव किया जा सकता है। तो आपका आंसर है डी, राज्यसभा एलोन। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उनका टेन्योर 5 सालों के लिए होता है और 5 साल के लिए अपना ऑफिस होल्ड करते हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस बीच अगर वो रेजिग्नेशन देना चाहें तो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं, उन्हें 5 साल के पहले भी हटाया जा सकता है। इसके लिए कोई भी फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं है, इसके लिए राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास करके उन्हें हटाया जा सकता है। और यह रेजोल्यूशन एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास होना चाहिए, मतलब जितने भी टोटल मेंबर हैं उसमें मेजोरिटी होनी चाहिए, और इस रेजोल्यूशन को लोकसभा के द्वारा एग्री भी होना चाहिए, तभी उन्हें हटाया जा सकता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन बिना 14 दिन पहले नोटिस दिए नहीं लाया जा सकता है। चेयरमैन को इसका नोटिस देना होगा, जो भी वाइस प्रेसिडेंट होंगे उन्हें नोटिस देना होगा, तभी आप ऐसे रेजोल्यूशन ला सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसे आपको ध्यान रखना है। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं 5 साल पूरे होने के बावजूद भी वो अपने पद पे बने रहते हैं जब तक कि उनका सक्सेसर नहीं चुन लिया जाता है, मतलब कि यह जब तक नया वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हो जाता है। और जो अभी के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो री इलेक्ट हो सकते हैं, वो वापस चुनाव लड़ सकते हैं, और कोई नंबर फिक्स नहीं है, वो कितनी बार भी री इलेक्ट हो सकते हैं, कितनी बार भी दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। तो इन फैक्ट्स को आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी कभी भी इनसे सवाल बना सकती है। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं हमारे इस सीरीज से आपको प्रीलिम्स की तैयारी करने में कैसे मदद मिल रही है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट civilstep.com पे विजिट करके अटेम्प्ट कर सकते हैं, वहां से इस पूरे लेक्चर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपना वहां स्कोर भी देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।